हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो हैं HPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम हुआ था 20/5/2018 को हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस का, और इसका पोस्ट कोड था 584। एक्चुअली में मैं इसलिए इस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि हम सब लोग तैयारियां करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि किस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी हेल्प कर सकते हैं। मान लिया किसी ने बोल दिया PYQ करो, हम लोग शुरू करते हैं और वो भी किसी के सॉल्व किए हुए। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि मेरे ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, इसके बाद आप खुद जो है एक PDF डाउनलोड करें और इसके जो आंसर्स जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा इससे मिलेगा। PYQs क्या होते हैं कि ये हमारी जो जर्नी होती है, जो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये 50% जो है हमारा जो रास्ता है उसको तय करने में हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि देखो, एक बात याद रखना कि हमेशा कभी भी ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। ये बात और है कि HPSSC कर देता है, बट मोस्टली क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होता। होता क्या है कि कंसेप्ट जो है वो रिपीट होता है, और कंसेप्ट अगर आप समझते हैं तो कितने ही हमारा जो हिस्ट्री है इतना बड़ा भी नहीं, या कोई भी जो सब्जेक्ट है वो इतना बड़ा नहीं रहता कि वो कोई नए क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकें। सारे क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो वही पुराने कंसेप्ट जो है वो बार बार आते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पीय हथियार किसके बने थे? तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि उस समय हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ब्रॉन्ज लगाया था क्योंकि हम जो है उस सिविलाइजेशन को कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बट ये क्वेश्चन जो है HPSSC ने गलत कर दिया था। इसका जो सही आंसर था वो नन ऑफ दिस था, क्योंकि उस समय हमें औजार तो मिले हैं बट वेपन्स नहीं मिले हैं। ठीक है, और अगर वेपन्स नहीं मिले हैं तो उनका क्वेश्चन यही था कि हड़प्पन वेपन्स वर मेड ऑफ। तो बहुत सारे लोगों ने, और जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे उन लोगों ने कॉपर लगा दिया था। मैंने खुद ये क्वेश्चन पे जो ये एग्ज़ाम दिया था, मेरा क्वालिफाई था, बट हाँ ये जो है मैंने भी शायद गलत किया था उस टाइम पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे? तो इसमें जो है जो व्याकरणविद थे पाणिनि, उनका जो जहाँ के वो रहने वाले थे वो पूछा गया था। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि वो गंधार के रहने वाले थे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सिर्फ गंधार पे टिक नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे जब हम PYQ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका आंसर देख लिया और जिस दिन आंसर की आती है हम सिंपल सा उसका आंसर देख लेते हैं और फिर जो है उसको साइडलाइन कर देते हैं और हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे कंबोजा हो गया, बत्सा हो गया और अवंती हो गया, आपको इन सब के बारे में भी पढ़ना है कि यहाँ के कौन कौन से फेमस रूलर रहे हैं कंबोज के अंदर, क्या जो है मेन आपको पढ़ने लायक है। आपको बेसिकली 18 जो ये जितने आपके महाजन पद है इनके बारे में पढ़ना है, इनकी राजधानी के बारे में पढ़ना है, इनकी जो कैपिटल रही है, ठीक। और उनकी आपस के अंदर जो लड़ाई होती है, आपको पता है कि गंधार जो था एक टाइम पे ये मतलब अभी जो आपका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र है वहाँ पे इस गंधार को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। और इसके साथ हमें एक और फैक्ट है याद रखना चाहिए कि जैसे आपको याद होगा कि जब महाभारत आप देखते हैं तो उसके अंदर जो है एक गंधारी का एक हमें प्रसंग देखने को मिलता है, जो अपनी आंखों पर धृतराष्ट्र की पत्नी होती है पट्टी बांध के रखती है, वो इसी गंधार प्रदेश की जो है मानी जाती है। ऐसा जो है हमारी किंवदंतियों के अंदर या फिर उन महापुराणों के अंदर ऐसी कथाएं हैं। दूसरा, आपको मामा शंकुनी यहाँ से याद रहेगा, तो गंधार से आपको ये याद रखना है कि आधुनिक जो पाणिनि थे वो व्याकरणविद गंधार के निवासी थे। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है कि अनुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी? अनुव्रता जो
एडवोकेटेड, जो बोल रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय, तो इसमें हमें जो है महायान बुद्धिज़्म की बात करी है, हीनयान बुद्धिज़्म की बात करी है, जैनिज़्म की बात करी है। तो इसमें जो अनुव्रता की जो संकल्पना है ये जैनिज़्म के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है। अब मान लो कि ये जैनिज़्म हो गया, अब आपको ये जानना है कि ये महायान और जो हीनयान थे ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। आपको इतना पता है। अब मान लीजिए कि आपको इतना पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो बौद्ध संगीति थी या फिर कौन सी जो बौद्ध सभा थी जिसके अंदर जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। तीसरा जो हिमाचल के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वज्रयान शाखा जो बौद्ध धर्म की थी, जिसके अंदर तंत्र मंत्र के ऊपर उन लोगों ने फोकस करना शुरू करा था, वो हमारा हिमालय क्षेत्र जो है वहाँ पे वज्रयान की शाखा जो है वो हमें देखने को मिलती है। और जब ये शाखा जो है अस्तित्व के अंदर आती है तो हमें क्या है कि जैसे हमारा किन्नौर का एरिया है, लाहौल स्पीति का एरिया, यहाँ पे ये वज्रयान की शाखा देखने को मिलती है, और क्योंकि यहाँ महायान और बुद्ध हीनयान नहीं होता है। जो हीनयान थे ये बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल था, जो बुद्ध ने बोला, जैसे बुद्ध को ये लोग जो है भगवान नहीं मानते हैं। जो महायान है ये बुद्ध को भगवान का दर्जा देते हैं। हीनयान जो है ये पूजा के अंदर जो विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। महायान वालों ने जो है मूर्ति पूजा शुरू कर दी। तो इस तरीके से कुछ एक डिफरेंसेस हैं इनके बीच में जो आपको आने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो बुद्धिज़्म का जो वज्रयान शाखा है वो हिमाचल के साथ साथ जो है ये अपर आपका जो हिमालय है यहाँ पे, जैसे तिब्बत का एरिया, वहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो होती है। दूसरा जो है हमारे पास ये वाला है कि अशोक का कौन सा शिलालेख जो है कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन करता है। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन करता है। तो ये जो रॉक एडिक्ट 13 है ये उसकी जो है विभीषिका का वर्णन करता है। तो इसके साथ साथ आपको ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने ये देखना है कि 10वां शिलालेख क्या बोलता है, धौली का शिलालेख क्या बोलता है, फिर जो है जौनागढ़ का शिलालेख क्या बोलता है, और साथ में उनके जितने शिलालेख हुए हैं 1 से लेकर 14 तक, उनके सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे 7वें अभिलेख के अंदर उन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात करी है, फिर अजुकों की नियुक्ति करी है। तो ये 14 के 14 अभिलेख मैं आपको करवाऊंगा अपने लेक्चर्स के अंदर बाद में, बट जो है अभी फ़िलहाल आपको इसके बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं वे बता रहा हूँ किस तरीके से आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ओके, तो इसके अलावा जो है हम लोग अभी जो शुरू करेंगे, जैसे निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो आपको पता है सबको कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, बट आपको सिंपल चंद्रगुप्त द्वितीय ना पढ़ करके समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है। क्योंकि स्कंदगुप्त से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो उनकी मुद्राओं के बारे में पूछा जाता है। जो समुद्रगुप्त से पूछा जाता है तो उनकी विजय अभियानों के बारे में पूछा जाता है, उनके फेमस मंत्रियों के बारे में ये सवाल किए जाते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो आपको पता ही है कि ये कौन थे। तो बीजगणित की खोज का श्रेय निम्न में से, हमारा 6 क्वेश्चन है, बीजगणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। तो ये श्रेय जो है हमारे आर्यभट्ट जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उनको ये दिया जाता है। और आर्यभट्ट के बारे में और भी आपको बहुत सारी बातें समझनी चाहिए। लाइक जैसे कि उन्होंने जो है पहली बार ये बोला कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि हमारी पौराणिक कथाओं के अंदर ये चीज़ थी कि जो पृथ्वी है उसके चक्कर जो है सूर्य और चंद्रमा उसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपको इसके अलावा जो है अब सेकंड पे जाएंगे। अब हमारा जो है 7th क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जीतल से क्या संदर्भित था। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जीतल से क्या संदर्भित था। तो जीतल जो है ये सिक्के का एक प्रकार था, सिक्का था। तो आपको सिर्फ ये लर्न नहीं करना है कि ये सिर्फ सिक्का था, आपने आंसर निशान लगाया। आपको ये याद करना है कि ये किसने लागू किया था, कौन से जो आपके सल्तनत काल के अंदर कौन से शासक थे जिन्होंने इसको लागू।
तो जो ये सिक्का था जो प्रारंभिक मध्यकाल के अंदर, आपको पता है प्रारंभिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जो है आप ये जानते हैं कि जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है वो अपना एक गुलाम, जिसको वो उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब वो शासन करता है 1206 से लेकर के 1210 तक, उसके बाद जो एक शासक हैं जिनका नाम जो है इल्तुतमिश था, जब 1200 जब जो है वो गद्दी पर बैठते हैं जो इल्तुतमिश थे, तो वो 1236 तक जो है अपने पद पर रहते हैं। उस दौरान वो जो है दो टाइप के सिक्के जो है वो चलाते हैं। एक होता है चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का जिसको टंका बोला जाता था, और दूसरा था तांबे का जिसको जो है जीतल बोला जाता था। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ये फैक्ट भी साथ साथ में जो है लर्न करने पड़ेंगे, तभी जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का यही एकमात्र फ़ायदा होता है। अब जो हम 8th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर जो है मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता था। मंदिरों के नगर के रूप में मतलब जब आप कभी साउथ इंडिया घूमने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा मध्य भारत के आसपास जो है एक ऐहोल एक जगह है जहाँ जिसे जो है मंदिरों का शहर भी कहा जाता था। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीटेड है और काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है HPSSC का। इसके अलावे हम 9th पे आते हैं। आपको इसके अंदर जो है ये हिंट मिलता है कि आपको जो चालुक्य जो शासक थे उनके बारे में भी पढ़कर जाना है। जो इम्पोर्टेंट जो उनके काम थे उनके बारे में आपको जो है स्टडी करके जाना है, तब जो है आपका फिर आपको जो कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। तीसरा जो 9th जो क्वेश्चन है हमारे पास कि मलिक काफूर किसका सेनापति था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आप सब ने जो है पद्मावत देख रखी है खिलजी की है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जो अपने चाचा को मार के जो है गद्दी हासिल करते हैं, उनके जो सेनापति थे मलिक काफूर, वो सेनापति क्या उनको जो है वो थर्ड जेंडर थे बेसिकली। गुजरात अभियान के दौरान जो था वो 1000 दिनार के रूप में उनको एक खरीदा था और फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में रहा। आपके लिए इसके साथ साथ जो है इसका जो आंसर है वो नन ऑफ द एबव होना था, नन ऑफ दीज होना था। इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 1210 से लेकर 1236 तक बैठता है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे हिस्ट्री जो है ना वो हमेशा रिपीट करती है अपने आप को। तो आप देखोगे कि इल्तुतमिश को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस तरीके से मतलब एग्जैक्ट तो वैसा नहीं है, बट जैसे उन्होंने जो है अपनी गद्दी किसको ट्रांसफ़र करी थी, रज़िया सुल्तान को करी थी। रज़िया सुल्तान जो थी वो उस समय जो है शासक बनती है और उनको शासन करने नहीं दिया जाता। फिर वो जो है अपने पुराने जो रीति रिवाज होते हैं, लाल कपड़े पहन के मस्जिद के बाहर बैठ जाती है जुम्मे की नमाज के दिन, और फिर क्या करते हैं कि इस तरीके से जो है उनको न्याय मिलता है। वो कहती है कि मुझे जो है क्या बोला गया था कि आप राज करोगी, बट जो है कुछ अमीर लोग मुझे जो नहीं स्वीकार करना चाहते शासक के रूप में, और जब वो सुल्तान बनती है तो वो बहुत सारे 1236 से लेकर के जो है 1200 साल तक रहती है। तो इतिहासकार लिखते हैं कि अगर वो महिला ना हो करके पुरुष होती तो वो सल्तनत काल की सबसे जो है प्रसिद्ध जो शासक होती, पर उसका सिर्फ अवगुण इतना था कि वो महिला थी। इसके अलावा जो है बलबन के बारे में हम पढ़ते तो बलबन के बारे में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली तो ये थी कि बलबन ने जो है 40सा जो दल था सल्तनत काल का, जिसका गठन जो है इल्तुतमिश ही करते हैं, बलबन जो है उसका खात्मा कर देते हैं। और उसके अलावा जो है बलबन का एक पुत्र जो है वो मंगोलों के साथ लड़ते हुए मारा जाता है, और बलबन काफ़ी एज्ड था जब वो सुल्तान बना। इसलिए जो है बलबन ने जो है बहुत सारी जो ईरानी पद्धतियाँ थी उनको लागू किया। नवरोज़ त्यौहार जो मनाते हैं ये मुस्लिमों के अंदर, उनको लागू किया। इसने अपने आप को एसोसिएट किया ईरान के जो राजवंश थे उनके साथ, ताकि अपने आप को उच्च कुल का दिखाना चाहता था। और ये जो है इन्होंने जो है बहुत जो जैसे लॉ एंड रक्त की नीति का जो है वो पालन किया कि अगर कोई चोरी करता है तो हाथ कटवा दो। इस तरीके के बहुत कड़े प्रावधान जो है इन्होंने किए अपने राज्य के अंदर, जो
सुल्तान की गरिमा खो चुके थे बलबन से पहले के जो शासक थे, वो उस चीज़ को स्थापित करने के लिए। ठीक, इसके अलावा जब हम 10th को फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने नहर की सिंचाई के लिए जो है वो काम किया। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये बने थे। तो इस दौरान जो है हिमाचल वालों के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब जो है जो कांगड़ा के एक राजा जो हैं वो हिमाचल से, कांगड़ा से होते हुए जो है दिल्ली के मैदानों तक, दिल्ली तक जो है वो लूट मार करते हुए जो है पहुंच जाते हैं। और उनको सबक सिखाने के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक कांगड़ा के ऊपर आक्रमण करते हैं और ज्वालाजी वगैरह से जो है बहुत सारे जो है ग्रंथ ले जाते हैं अपने साथ साथ, है ना। तो ये आपको जो है आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को रिलेट करके जो है आगे बढ़ना चाहिए आपको। इसके अलावे हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था। तो जो इंडो इस्लामिक नहीं था वो था आपका शहनाई। शहनाई जो था वो इंडो इस्लामिक नहीं था। बाकी जो आपको पता है कि सितार, तबला, सारंगी, ये सारे जब सल्तनत काल हमारे यहाँ प्रारंभ होता है, जब अमीर खुसरो आते हैं और इन सब चीज़ों के जो आविष्कार करता माना जाता है सितार और तबला के, तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए, अमीर खुसरो के बारे में पता होना चाहिए। तो शहनाई जो है वो इंडो इस्लामिक नहीं है, इसके अंदर ये फैक्ट है। फिर इसके अलावे जो है हम लोग नीचे देखेंगे कि भक्त तुकाराम थे। ये बेसिकली महाराष्ट्र जो जगह है वहाँ पे संत थे और इनकी कहानियाँ भी आप लोगों ने 9th-10th के अंदर पढ़ी होंगी। बहुत दानी टाइप के इंसान थे। तो ये किसके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो ये मुग़ल एम्परर का आपको नाम बताना है। तो अगर यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर अकबर दिया होता तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, बट यहाँ पे क्लियरिटी ये रखी है। वैसे ये जहांगीर के ही जो है समकालीन थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये करना है कि औरंगजेब के बारे में, कि कैसे उन्होंने जो है अपने भाइयों को मारा, किस तरीके से जो है उन्होंने अपने विजय अभियान चलाए, कौन सी चीज़ें उन्होंने नहीं करी, राजपूतों के साथ उनकी कैसी नीति रही। इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको मैं हिस्ट्री के अंदर मैं भी पढ़ाऊँगा, खुद भी पढ़िएगा, ताकि जो है आगे आपको ये चीज़ें काम आए। दूसरा, शाहजहाँ के बारे में आपको पता है कि मुमताज़ महल के लिए इन्होंने जो है एक क्या बना दिया था, ताजमहल बना दिया था। और सबसे हैरानगी की बात थी, इनकी जो पत्नी थी जिनसे ये इतना प्यार करते थे, वो इन्हीं की कारनामों की वजह से जो है उनकी, बोलना तो नहीं चाहिए पर उनकी मृत्यु होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि 20 वर्षों के काल के अंदर, 20 वर्षों के अंदर ये 14 बच्चों को जन्म देती है और उनमें से कुछ मर भी जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं एक ही रानी से, फिर बोलते हैं कि बहुत प्यार करते थे और बाद में जो है बहुत दुख हुआ इसको और उसने उसके लिए ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक, अब जो है आपको ये देखना है कि अगला जो क्वेश्चन है, कुमार संभव एक काव्य है, महाकाव्य है, किसके द्वारा रचित किया गया है ये। तो इसकी जो रचना है वो कालिदास करते हैं। जो कालिदास हैं ये इसकी रचना करते हैं। और आपको इसके बारे में और भी जो चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो हरिसेन थे, ये जो समुद्रगुप्त थे, गुप्त साम्राज्य के जो सबसे फेमस शासक रहे हैं आपके, उनके दरबारी थे ये हरिसेन। आपको दोनों चारों ऑप्शन जो है सॉल्व करने हैं जब आप कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो जो हरिसेन हैं वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और वो जो है 4th सेंचुरी के लगभग जो है वो थे इंडिया के अंदर। गुप्त वंश आपको पता उसका कार्यकाल इतना ही यहाँ तक का था। और ये संस्कृत के कवि थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी जो समुद्रगुप्त थे उनकी विजयों के बारे में वर्णन करती है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति थी ये खुदवाई गई इलाहाबाद के अंदर जो अकबर था, अकबर नहीं सॉरी अशोक जो थे उनके अभिलेख के ऊपर, जो है इलाहाबाद के अभिलेख के ऊपर ये प्रयाग प्रशस्ति भी जो है वहाँ पे ये खुदवाते हैं या फिर उसकी रचना करते हैं। कौन? हरिसेन। उसके बाद जो है चंद्रवरदाई आते हैं। तो चंद्रवरदाई जो है इनको जो है हिंदी का
कवि कहा जाता है। और इनकी जो पहली रचना थी पृथ्वीराज रासो जो है, उसको हिंदी की पहली रचना जो है वो माना जाता है, जैसे जो प्रोफेशनली इन लोगों ने जो है किया। मतलब ये मेरा फैक्ट नहीं है, जो मैंने पढ़ा मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपने कुछ और बेहतर पढ़ रखा हो, कुछ लोगों की ज़्यादा रिसर्च हो, तो उसके लिए वो लोग जो है कमेंट सेशन के अंदर कमेंट के अंदर जो है अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरे हैं हम लोगों को पढ़ने हैं, वो है बाणभट्ट। आपको जो है हरिसेन की रचना के बारे में बता दिया, चंद्रवरदाई की रचना के बारे में बता दिया। चंद्रवरदाई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके कवि जो दरबारी थे, और उनके बारे में इन्होंने लिखा है। और आपको पता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे बहुत फेमस राजपूत शासक थे, और उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को जो है एक बार हरा दिया, फिर दूसरी बार मोहम्मद गौरी फिर से वापस आया और उन्होंने जो है फिर से उनको मार दिया। और बोलते हैं कि इतने अच्छे धनुर्धर थे पृथ्वीराज चौहान की, जब इनको जो है वापस वो अपने वहाँ ले गए तो ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। तो ये सब किंवदंतियाँ हैं। वैसे ऐतिहासिक रूप से हो सकता है इसके कुछ साक्ष्य मौजूद हो, बट हम लोगों के काम की जो चीज़ है हमने सिर्फ उन पे फोकस करना है, जो ऐसे ज़्यादा दिमाग नहीं भरना है अपना एक्स्ट्रा फैक्ट से। तीसरा है अब हमारा जो 13th क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो आपको पता है कि ये तो संभाजी थे, और इसके अंदर तो ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। पर आपको शिवाजी के साथ साथ जो है, जब आप शिवाजी के बारे में स्टडी करेंगे तो शिवाजी के साथ साथ आपको पेशवाओं का जो है वो लर्न करना पड़ेगा, पेशवाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पेशवा कौन थे, किस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ उनकी कौन कौन संधियाँ हुई, मराठा रीजन के अंदर ये रहते थे। तानाजी देखी होनी आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इस इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि इससे जो है आप लोग रिलेट करके हिस्ट्री के अंदर डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लोग लिंकेज नहीं स्थापित कर पाते। अगर लिंक नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हैं वो कितनी भी बार इन फैक्ट को जो है वो पढ़ लें तो किसी लिंक ना होने की वजह से हमें फिर भूल जाता है और हम आगे पीछे करके आते हैं क्वेश्चन को। एक और बात कि गलती से आप लोग जो हैं वो फेल हो सकते हैं, बट गलती से कभी आप पास नहीं हो सकते हैं या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एक आधा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाना, तुक्का लग जाना, दैट वाज डिफरेंट थिंग। और 14th क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था का जो किला था, ये वाला, ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। तो इसके साथ साथ आपको फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट सेंट एंजिलो, इन चारों के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है किसी ना किसी दूसरे तरीके से जो है वो देखने को आपके एग्ज़ाम के अंदर मिल सकता है। ओके, अब जो है हम लोग 15th क्वेश्चन पर जाएंगे। तो ये है आपका 15 क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा, बट फिर भी अगर हमारे यहाँ आया है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहले गवर्नर जनरल थे ना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। और लॉर्ड क्लाइव जो थे, आपको पता है कि इन्होंने जो है भारत के अंदर जो है द्वैध शासन प्रणाली लागू करी थी, जो उस टाइम पे बंगाल के जो थे वो क्या थे, गवर्नर थे। बाद में जो है वारेन हेस्टिंग्स जब बनते हैं तब जो है मद्रास और जो है बॉम्बे को भी बंगाल के अधीन किया जाता है और वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, ठीक है। और जो इस तरीके से जो है विलियम बेंटिक बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि लॉर्ड कैनिंग जो थे इनके समय के अंदर जो है 1857 का रिवोल्ट हमें जो है वो देखने को मिलता है। 1807 इनसे पहले, ठीक पहले जो थे वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने जो है लेफ्ट का जो सिद्धांत था वो लागू किया था। और उसके अलावा जो है उस समय बहुत सारे युद्ध हुए और लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो
हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो पारित किया था। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेंगे। और इस तरीके से जो जैसे हमने पढ़ा कि पहले लॉर्ड क्लाइव आए, फिर जो है वारेन हेस्टिंग्स को हम देखते हैं, तो इजारेदारी की प्रथा जो है इन्होंने लागू करी है। फिर जो है विलियम बेंटिक बनते हैं। तो आपको ये सारे 3 गवर्नर जो है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, फिर जो है इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल, ठीक, और उसके बाद जो है पहले वायसराय कौन बने थे, तो वो भी जो है हम लोग आप लोगों को इनमें से पता होना चाहिए। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये हो गया। अब जो है हम जो 16 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो 16 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था। तो ये क्वेश्चन जो है किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था। द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉर्ड डलहौजी थे, इनके समय के अंदर जो है ये वाला था। तो इसका डी क्वेश्चन आंसर होगा। इसके अलावा कर्जन के बारे में आप जानेंगे तो 1878 के अंदर जो है ये एक एक्ट लाते हैं जिसको हम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। लॉर्ड लिटन इसको वापस लेते हैं, नहीं लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड कर्जन, सॉरी एक सेकेंड, जो लॉर्ड कर्जन है ये जो है इनके समय के अंदर जो है ये नहीं हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय के अंदर ये चीज़ हुई थी। जो मैंने पहले बोला कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान आया था, ना कि कर्जन के कार्यकाल के दौरान आया था, ना 1878 के अंदर। और लिटन के बाद रिपन आते हैं 1882 के अंदर जो है वो इसको वापस लेते हैं। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से हमेशा जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। उसके अलावा जो लॉर्ड डफरिन थे, इनके समय के अंदर क्या होता है कि कांग्रेस की स्थापना होती है। जो 1885 के अंदर जो है हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना होती है और वही जो है आज़ादी तक लेके जाती है। फिर लॉर्ड डलहौजी का हम लोगों को जो देखने को मिलता है कि इन्होंने जो है इनके जो हड़प की नीति लाई, फिर जो है कुशासन के तहत जो है वो अवध का विलय कर लिया। तो इन्होंने विस्तार किया बेसिकली किस चीज़ का, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका। ठीक है, और इसके आपको इन सब के जो है फैक्ट पढ़ने हैं। इसके अलावा जो हमारे लॉर्ड कर्जन रह गए हैं 1889 के अंदर जो है ये गवर्नर जनरल बनते हैं और 1905 तक रहते हैं। और आपको पता है कि इनके कार्यकाल की एक बड़ी घटना हमें देखने को मिलती है, वो है बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव दिया गया था। और इन्होंने क्या किया रहा था कि एक जैसे अभी भी हमारे एक कृषि इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनकी कृषि इंस्पेक्टर जनरल जो है उनका कार्यालय खोला था, तो वो आज तक जो एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में जो है एक जो है प्रतिनिधि मंडल जो है वो भेजा कहाँ पे, तिब्बत के अंदर जो है उनको भेजते हैं ये। फिर इन्होंने 2-3 कमीशन नियुक्त किए थे, जैसे कि जो है जो सर डब्ल्यू फ्रेजर थे उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है सर डब्ल्यू फ्रेजर जो है इनकी अध्यक्षता के अंदर जो है पुलिस के लिए आयोग बनता है, एक पुलिस कमीशन बनाते हैं। उसके अलावे जो है टॉमस रेले की अध्यक्षता के अंदर जो है वो विश्वविद्यालय आयोग बनाते हैं। और इसके अलावा जो है मैकडोनल्ड की अध्यक्षता के अंदर जो है सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता के अंदर अकाल आयोग का गठन किया जाता है 1900 के बीच। ठीक है, और प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम जो है 1904 के अंदर पारित किया जाता है। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, और जो कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ थे उनके नेतृत्व में जो है ये सिंचाई आयोग का भी जो है गठन करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो है वो काफ़ी फेमस रहे हैं और काफ़ी बुरे जो जैसे इन्होंने जो बंगाल विभाजन किया था उसका जो एक सिंपल सा एक उद्देश्य था कि जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो एकता थी उसको नष्ट करना था, और वो उसमें सफल भी हुए। सफल ऐसे हुए कि उसके बाद जो है इमीडिएट बाद हम लोग 6 के अंदर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो आपको पता है कि वही मुस्लिम लीग जो है बाद में विभाजन का कारण बनती है। ठीक है,
तो इसके अलावा जो हमारा 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि 1875 के अंदर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है, और ये स्थापना कहाँ पर होती है? यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाती है, और इसकी स्थापना करने वाले जो होते हैं वो हेलिना ब्लावत्स्की और एचएस जो है ऑलकॉट होते हैं। जो और बाद में क्या होता है कि ये अमेरिका से जो है इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं इंडिया के अंदर। अडयार के अंदर जो है, मद्रास में एक अडयार जगह है, वहाँ पे 1879 के अंदर जो है वो ये अपना मुख्यालय बनाते हैं। और इसका हमें ये देखने को मिलता है कि बाद में जो है एनी बेसेंट जब इंडिया आती है तो वो एक फेमस जो है बहुत अच्छे कार्य करती है और बहुत फेमस भी होती है इसी संस्था की वजह से। तो इसके अलावा हम लोग जो है 18th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अब। तो 18 क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भारत में द्वैध शासन पहली बार किसके अधीन जो है वो लाया गया था? भारत में जो है पहली बार द्वैध शासन किसके अधीन लाया गया? तो जब 19 द्वैध शासन जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म जब हम देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो पहली बार जो है भारत के अंदर द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। और ये 1919 के अंदर ये सुधार जो हुए थे उसमें जो है इन जो एक इसमें से जो थे एक द्वैध शासन प्रणाली, मतलब कि जो है हमारी जो उस समय जिस तरीके की हमारी विधानसभा और जो लोकसभा जो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, उसी तरीके का जो उस समय जो है उस समय की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम उन लोगों ने बनाया था, जो उस समय की जो उनकी एक कार्यकारिणी होती है उसमें ये अपर और लोअर हाउस का जो है व्यवस्था उन्होंने करी थी। इसके अंदर जो डिवाइडेशन होता था, कुछ विषय जो है अलग अलग जो डिवाइड किए गए थे, तो उनका सबका मुखिया जो था वो गवर्नर ही होता था। तो इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि साइमन कमीशन योजना क्या थी, तो ये कब आई इंडिया के अंदर, ठीक है, और इसने जो है इंडिया के लिए क्या सजेशन दिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अभी वो यहाँ से ही लिया गया। अभी भी जो है हम लोग जो हमारे ऊपर जो जितने लॉ जो है हम लोग आज के अंदर समय के अंदर देखते हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया था। इसके अलावा हम 19 क्वेश्चन की चर्चा करें तो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे डियर फ्रेंड्स S.N. बनर्जी थे। S.N. बनर्जी जो थे इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1876 के अंदर। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या करा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो संस्थापक थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और उनके चक्कर में जो है उनको वही आता तो उन्होंने यही लगा दिया, जबकि इसका आंसर जो था वो S.N. बनर्जी था। और क्योंकि हमें S.N. बनर्जी का इसलिए नाम याद नहीं रहता क्योंकि इसकी जो स्थापना में जो मुख्य सहयोगी थे वो आनंद मोहन बोस भी थे, और आनंद मोहन बोस को ही मोस्टली हम लोग याद करते थे। तो इसलिए ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है इन्होंने जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी, जबकि दादा भाई नौरोजी ने जो थी वो किसकी स्थापना करी थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी उन्होंने जो है ब्रिटेन के अंदर। तो आई होप कि आपको जो है सब क्लियर हो चुका होगा। अब जो है हम लोग इससे अगले वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले जो है ये चर्चा करेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये महात्मा गांधी के गुरुजी भी थे, और जब महात्मा गांधी इंडिया वापस आए तो इन्होंने बोला कि आप पहले पूरे भारत का जो है भ्रमण कीजिए और उसके बाद जो है आप यहाँ की जो पॉलिटिक्स के अंदर जो है आइए। तो A.O. ह्यूम आपको पता है कि इनको जो है वो कांग्रेस की स्थापना के लिए जाना जाता है। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने जो है वो कांग्रेस की स्थापना करी थी। शिमला रोथनी कैसल जो है इनका निवास स्थान है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। A.O. ह्यूम से भी क्वेश्चन आता है, तो कहाँ वो रहते थे वो भी क्वेश्चन आता है, और वो स्थान कहाँ पर है? वो जाखू हिल के जो नीचे है वो जगह है रोथनी कैसल। जब आप आज भी अगर पैदल ऊपर जाखू हिल की तरफ जाते हैं तो ये रोथनी कैसल आपको जो है वहाँ देखने को मिलेगा। तो इसके अलावे जो है अब 20th क्वेश्चन की बात करें तो 20th क्वेश्चन के अंदर जो है निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का जो है वो
प्रयोग किया था? स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो थे एक बाल पालता जो बाल पाल जो ये इनकी जो 3 तिकड़ी थी बेसिकली, ये जो लाल बाल और पाल होते हैं, ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल की जो हम बात करते हैं, ये लोग जो है 1905 के अंदर जब जो है इंडिया का डिवाइडेशन होता है, सॉरी, बंगाल को जो है डिवाइड करते हैं, तो उसके खिलाफ जो इन लोगों ने मूवमेंट शुरू किया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था, और ये गर्म दल के माने जाते थे। बाद में इनको जेल हुई और इन्होंने जो है जैसे आज के समय के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर एक त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला है आपका, महाराष्ट्र के अंदर जो है 2 उत्सवों की शुरुआत करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि उसके अंदर जब लोग आते थे तो उनको जो है वो फ्रीडम के रिगार्डिंग मैसेज देना, और इस तरीके ताकि लोगों के अंदर एकता जो है स्थापित की जा सके, क्योंकि उस समय जो है कम्युनिकेशन के इतने ज़्यादा चैनल नहीं होते थे, इस तरीके की जो है अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो उन्होंने जो है छत्रपति शिवाजी को लेकर के भी एक जो है महोत्सव शुरू किया था वहाँ पे। तो कुछ टाइम जब जेल में रहे, जब वापस आए, तब जो है थोड़ा सा इन्होंने जो है वो गर्म दल को छोड़ करके नरम दल की तरफ रुख किया था। अब जो है राजा राम मोहन रॉय से हमेशा एक क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा, तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी आपको पढ़ करके जाना है, और इन्होंने जो है कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना करी, और इसके अलावा जो है जो ब्रह्मा समाज की स्थापना करी थी वो कब करी थी, और दूसरी और बहुत सी चीज़ें इनके बारे में। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किए थे, इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसे बहुत सारी और भी इनके जो कार्य थे वो हमें पढ़ने चाहिए। दूसरा जो है अकबर द्वितीय जो मुग़ल शासक थे, उन्होंने जो है इनको अपना राजदूत बना के जो है ब्रिटेन के सम्राट के पास भेजा था, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बारे में आपको पूरी स्टडी करके जाना है। यही हमें जो है PYQ से सीखना होता है, और ये हमें जो है तभी हेल्पफुल हो सकते हैं जब हम इन सारे ऑप्शंस को जो है ढंग से पढ़ के इन सारे कंसेप्ट्स को जो है वो क्लियर करते हैं। तो डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो फिर से हम डिस्कस करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जो है ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने शिकागो के अंदर जो है धर्म सभा को संबोधित किया था, और वहाँ पे बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना करी थी, हिंदुत्व का असली मतलब बताया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब जो है 21 क्वेश्चन जो है, इसमें निम्न आश्रमों में से कौन सा जो एक जो है वो गांधी जी द्वारा स्थापित नहीं है। तो गांधी जी ने जो है कितने आश्रम स्थापित करे थे उनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। पहला जो है फोनिक्स जो आश्रम है वो डरबन के अंदर स्थापित किया जाता है। डरबन में साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में गांधी जी जो है वो इस आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 के अंदर। 1904 के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर? फोनिक्स आश्रम जो है ये डरबन जो है साउथ अफ्रीका के अंदर इसकी स्थापना होती है। दूसरा जो है टॉल्स्टॉय आश्रम जो है ये ट्रांसवाल के अंदर 1910 के अंदर जो है ये गांधी जी स्थापित करते हैं, और ये भी साउथ अफ्रीका के अंदर ही है। टॉल्स्टॉय, इनको कई बार जो है क्रम वाइज लगाने के लिए आ जाता है, या फिर मिलान के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो आपको इनके बारे में, गांधी जी के बारे में तो एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HPPSC और PCS के अंदर इनसे स्पेशल जो है इनको मेंशन करके रखा है सिलेबस के अंदर, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है सेवाग्राम आश्रम की स्थापना जो है की गई थी। होता क्या है कि जब 1930 के अंदर हम देखते हैं तो उस समय जो है गांधी जी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, और साबरमती आश्रम से जब निकलते हैं तो कहते हैं कि दोबारा साबरमती तब लौटूंगा जब जो है मैं भारत को आज़ाद करवा दूंगा। इसलिए जो है जब 1936 के अंदर उन्होंने जो है वहाँ पर एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, अभी तो वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी भी है। तो यहाँ पर जो है 30 अप्रैल जो है 30 अप्रैल 1936 को जो है वो ये सेवाग्राम आश्रम के अंदर रहने लगते हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर है, नागपुर से थोड़ा सा जो आसपास
ही ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो है गांधी जी ने कभी गांधी आश्रम की स्थापना नहीं करी थी, तो ये तो देखने से ही इसका आंसर हमें पता चल जाना चाहिए। तो इन्होंने इसकी स्थापना नहीं करी थी। इसके अलावा आपके 21 क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं। अब जो है हम 22 को डिस्कस करते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना जो है वो गांधी जी करते हैं, और गांधी जी ने जो है इसके बारे में खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं, और किस तरीके से जो है इन्होंने अपने विचार जो है वो रखे हैं वो हमें हिंद स्वराज, बहुत छोटी सी बुक है ये पढ़ना बहुत हमें भी पढ़ना ज़रूरी है। और इन्होंने जो है इसके अंदर जो अपने विचारों को रखा है। और इसके अलावे जो है एक जो हमारे सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। इसके बारे में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है इन्होंने करी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। फिर जो है एमजी रेनाल्डे जो है इन्होंने 1870 के अंदर जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी। एमजी रेनाल्डे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। और इसके अलावा गांधी जी ने तो बहुत सारे और भी जो सुधार कार्य किए हैं। अब जो है हम 23 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1828 के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है, और इसके जो नेतृत्व करता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और इनको जो है सरदार की उपाधि जो है वो वहाँ की महिलाओं द्वारा दी जाती है। और जो महादेव देसाई जी हैं ये एक बहुत हिंदी के फेमस कवि जो लेखक हैं, कवि हैं। इसके अलावे 24 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1906 के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ये जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ढाका के अंदर जो है, बंगाल के अंदर ढाका के अंदर इसकी स्थापना होती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होती है ढाका के अंदर। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क और जो है इसके जो स्थापना करता थे, जिन्होंने इसकी स्थापना करी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं ना वो बकार उल मुल्क बनते हैं। तो आपको पता है कि इस बार स्थापना पूछ ली थी उस वाले पेपर के अंदर, तो अगली बार जो है वो मुस्लिम लीग से ही क्वेश्चन जो है फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको मुस्लिम लीग को ढंग से पढ़ करके जाना है कि कब जो है उनका पहला अधिवेशन होता है, कहाँ होता है, अमृतसर होता है कि कराची के अंदर होता है, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको इस तरीके से जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको नोट डाउन करना है कि कौन सा टॉपिक जो है वो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको उन सब की एक सूची बनानी है और फिर जो है बैक टू बैक उनको जो है रिसर्च करके उनको लिखो, और फिर जो तब रिवीजन करना है। इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं कि जब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो ये बेसिकली इसलिए थी क्योंकि मुस्लिम और हिंदू की जो एकता देखी गई थी 1906 के अंदर बंगाल के अंदर उस विभाजन के खिलाफ। तो उस एकता के सूत्र को तोड़ने के लिए जो है इस मुस्लिम लीग कुछ लोगों को जो बरगला कर जो इसकी स्थापना करवाते हैं अंग्रेज, और ये इनका प्रतिनिधिमंडल जाके जो है 1909 के अंदर जो है वो गवर्नर से मिलता है, और वो गवर्नर नहीं सॉरी वायसराय से। और पहली बार जो है वो धर्म के बेस पर जो है हमें इनको वोटिंग राइट मिलता है अलग से, जैसे मुस्लिमों का जो प्रतिनिधि होगा उसको जो है मुस्लिम ही चुनेगा। और जो उसी तरीके से ही इसका विस्तार हमें आगे देखने को मिलता है कि सिखों के साथ भी ऐसा होता है। और बाद में दलितों के लिए जब ये बात आती है तो गांधी जी आमरण अनशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अपने सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। बस मैं भी एक वे बता रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना और कितना ज़्यादा डीप तक जो है एक क्वेश्चन से ही हमें देखने को मिल सकती है चीज़ें, ठीक है। और एक फैक्ट और याद रखना कि जो मुस्लिम लीग के आका बन के बाद में जो है भारत विभाजन करवाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो सबसे पहले जो थे जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो उस समय वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और वो इसके सख्त घोर विरोधी थे कि धर्म के नाम पे किसी संस्था को नहीं बनाया जाना चाहिए, इस तरीके की उनकी स्टेटमेंट होती थी। और बाद में वो जब कांग्रेस से चले जाते हैं तो वो उसके सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब जो है हम लोग 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25th क्वेश्चन के अंदर जो है आज़ाद हिंद फौज जो है 1943 के अंदर कहाँ पर अस्तित्व में आई थी, तो ये आपको जो है बताना है। ये थी सिंगापुर के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में और भी आपको पढ़ना है। और इसके बारे में एक और चीज़ जो है आपको ये पढ़नी है
कि अभी करंटली जो है इससे जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें जो है न्यूज़ के अंदर है। जैसे जो रानी केडिल्यू की जो संग्रहालय बनाया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपके जब अंडमान निकोबार के अंदर जो है कुछ द्वीप हैं जिनका नामकरण जो है वो किया गया है अभी इन द्वीप के जो नेताजी के नाम पे। तो करंट के साथ जो है वो हमेशा क्वेश्चन जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है उनसे जो है हिस्ट्री के भी और पॉलिटी के भी क्वेश्चन बनते हैं। जो 26 क्वेश्चन है इसके अंदर जो है 1962 के अंदर जो है भारत चीन के युद्ध भारत के समय जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। 1962 के अंदर जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे ये पूछा है। तो वी.के. कृष्ण मेनन जो थे उस समय भारत के जो है रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर थे। आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे रिलेट करके जाननी हैं। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे जिनको काफ़ी ठेस पहुंची। और ये पंचशील समझौता जो है आपको ये भी याद रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि वो क्या था जिसका उल्लंघन उन्होंने किया था। उन्होंने ये युद्ध हुआ क्यों, क्योंकि 59 के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो हम शरण देते हैं दलाई लामा जी को। और तिब्बत के अंदर जब जो है ऑक्युपाई किया चीन ने तिब्बत को, तो उस समय इस तरीके की व्यवस्था इसके खिलाफ जो है भारत ने उसको शरण दी और बाद में जो चीन ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। और इस तरीके से हम इस युद्ध के अंदर जो है हम हार जाते हैं, या फिर उस समय हमारे पास जो है उस तरीके के वेपन या वो प्रणाली नहीं थी जितना चीन के पास था। तो इस तरीके से हम ये वाला युद्ध जो है वो हार जाते हैं। उसमें वी.के. कृष्ण मेनन का इस्तीफा होता है। और अब हम लोग जो देखते हैं वो माउंट आबू जो है जैन मंदिर है, ये किस चीज़ से बना हुआ है आपको ये बताना है। तो ये मार्बल का बना हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी आपको पढ़ करके जाना होता है। और साइंस पढ़नी है तो ग्रेनाइट के बारे में पढ़ लीजिए, लाइमस्टोन के बारे में पढ़ लीजिए, सैंडस्टोन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि एसआई का पेपर है तो इसके अंदर साइंस का भी काफ़ी अच्छा पोर्शन जो है वो रहता है। हिमालय की रानी किसे कहा जाता है, तो ये कंचनजंगा को कहा जाता है। कंचनजंगा कहाँ है, नंदा देवी पर्वत कहाँ है। आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। उत्तराखंड के जितनी चोटियाँ हैं, जितने पहाड़ियाँ चोटियाँ हैं, आपको वो जो है हिल्स के नाम पता होने चाहिए। साउथ इंडिया के अंदर जो है जितनी रेंजेस हैं और जितनी चोटियाँ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके बारे में पढ़ करके जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता ही होता है। सिक्किम में कौन से पासेस हैं, और जो है आपके लद्दाख के अंदर और उत्तराखंड के अंदर कौन से पासेस है, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कौन से पासेस हैं। इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो आपको इन सब के बारे में पढ़ करके जाना है। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं और इसके साथ ही मैं लेक्चर को बंद करता हूँ, क्योंकि जो हम लोगों ने कम किए डिस्कस आज 28 क्वेश्चन के करीब हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें मोस्टली जो था हिस्ट्री था। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है हम लोगों को हल करना चाहिए, और किस तरीके से जो है क्वेश्चन से ही आगे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। कोई स्पेशल नहीं बनता है। जैसे कि अगली बार अगर मैं पूछूंगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, मैं इससे ही मेरे को नया क्वेश्चन बनाना है, तो मैं पूछूंगा कि इसका जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कहाँ पे इसका संविधान जो है वो अडॉप्ट किया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश आपने करनी है। और इसके साथ ही जय हिंद। अब फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।